ASP.NET फ्रेमवर्क। अब जैसे हम बात करें आपसे कि हमारे पास जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप सी का कोई प्रोग्राम रन करते हो तो हमें सिस्टम की इनपुट आउटपुट सर्विसेज को यूज करना होता है। तो वहां पर सी में हमारे पास हम ऊपर टॉप में लिखते हैं stdio.h has include stdio.h हैज मतलब कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। इंक्लूड मतलब उस फाइल को, जो फाइल हमारे पास रखी हुई है हमारे लोकल फाइल सिस्टम में, उस फाइल को हम अपनी फाइल में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। एसटीडी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और डॉट एच का मतलब है हेडर फाइल के अंदर हम इसको कॉल करेंगे। तो वहां पर हमारे पास फंक्शनलिटी क्या हो जाती है, अवेल हो जाती है। हम उन फंक्शन का यूज करके हम अपने ओएस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। डॉटनेट जो है वो एक हमारे पास बेसिकली एक प्लेटफॉर्म, या जैसे हम कहें कि लैंग्वेज न्यूट्रल, दो चीजें होती हैं। तो डॉटनेट जो है वो एक जो है आर्किटेक्चरल है, ठीक है, टेक्निकल आर्किटेक्चर है, जो हमें एक्सप्लोर करता है क्लासेस को और उन क्लासेस की मैथड को। शॉर्ट में समझिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम ओएस देखा आपने, हमारा कंप्यूटर, उसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, फाइल सिस्टम से रिलेटेड सर्विसेज होती है, और भी सर्विसेज हमारे पास होती हैं। तो उन सारी सर्विसेज को कैसे यूज करना है, उनके लिए एक कंप्लीट पैकेज दिया जाता है, जैसे जावा में एसडीके होता है, वैसे ही हमारे पास ASP.NET में .NET फ्रेमवर्क होता है। एक लाइब्रेरी होती है मतलब डॉट। हाँ, यू कैन से अ लाइब्रेरी, बट इट्स मोर दैन, इससे ज्यादा है। यानी .NET नॉट अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि रन टाइम एंड लाइब्रेरी फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग रिटर्न प्रोग्राम इन एनी कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज। कहने का मतलब है एक ऐसा टेक्निकल आर्किटेक्चर आपके लिए अवेलेबल कराता है जो आप जिसमें आप एक से ज्यादा टाइप की लैंग्वेजेस का यूज करके अपने प्रोग्राम को रन कर। इज इट क्लियर? अच्छा, सबसे पहली बात, प्रोग्रामिंग यदि हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोग्राम। क्या है प्रोग्राम? नो, देखिए मेन टॉपिक ये होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर बनाना सीखना चाहते हैं, एकदम जनरल भाषा में आप कहते हो कि हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर में आपने अप्रोच देखा कभी ऐसे, जैसे आपने बोला कि प्रोग्राम एप्लीकेशन होता नहीं है, एप्लीकेशन नहीं होता है। यदि हम बात करें सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती है जनरली। एक होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या जिनको आप बोल सकते हो बिजनेस ओरिएंटेड। राइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि जो कि वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्जांपल आपका ओएस। बिजनेस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ओवर टू यानी ओएस के में इंस्टॉल्ड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल्ड होते हैं और यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर, या जिनको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेशन कुछ भी काम हो तो वो हाँ जी हाँ, वही है कि हार्डवेयर से यदि हमको कम्युनिकेट करना है, मैन टू मशीन कम्युनिकेट करने के लिए जो इंटरफेस होता है, राइट, वो हमारा हार्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही डेवलप होता है, जो लो लेवल लैंग्वेजेस में हम डेवलप करते हैं जनरली। यहाँ तक क्लियर है? तो डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ।
और आपकी वेब एप्लीकेशन के साथ जो एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे होते हैं, वो जब आप किसी सिस्टम में या किसी ओएस में इंस्टॉल करते हैं, तो उस एप्लीकेशन को कब कौन से रिसोर्सेज चाहिए हैं वो कौन हैंडल करता है? डॉटनेट फ्रेमवर्क हैंडल। जैसे आप बिना एसडीके डाले या जेडीके डाले आप जावा का कोई एप्लीकेशन रन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जब तक आप डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं करेंगे किसी सिस्टम में, तो आप उसमें बना हुआ डेवलप हुआ एप्लीकेशन आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि जो एप्लीकेशन आपने बनाई है उसको कम्युनिकेट करने के लिए जिस कंपोनेंट की जरूरत होती है वो है डॉटनेट फ्रेमवर्क। डॉटनेट फ्रेमवर्क की अच्छी बात यह है कि ये मल्टी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मतलब आप सी शार्प में प्रोग्राम बना सकते हैं, जी शार्प में प्रोग्राम बना सकते हैं, विजुअल सी प्लस प्लस में बना सकते हैं, ठीक है, और अदर लैंग्वेजेस का यूज करके भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। और उन प्रोग्राम्स को आप बाय यूजिंग डॉटनेट फ्रेमवर्क इजीली रन कर सकते हैं किसी भी सिस्टम। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है दैट एग्जीक्यूट इन डिफरेंट मैनर। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस मैनर, मतलब जब हम कोई टास्क स्टेप बाय स्टेप करते हैं। दूसरा पैटर्न आता है कंडीशनली, मतलब किन्हीं इंस्ट्रक्शन को हमको कंडीशन के बेस पे चलाना होता है, बिना उसके हम नहीं कर सकते। और लास्ट जो होता है वो होता है आपका लूप या मिक्स मोड जिसको कह रहे हैं, जिसमें कंडीशन भी लग रहा है, सीक्वेंस भी लग रहा है, उसको हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि हम एक छोटा सा अप्रोच पकड़े तो सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद एक छोटा प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर बड़ा प्रोग्राम बनाता है, और वो बड़े प्रोग्राम जब एक जगह कंपाइल होते हैं तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में हमारे पास अवेल होते हैं, राइट। इसी तरह के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हम ASP.NET या जावा का यूज करते हैं, और जिसके लिए हमारे पास उनका कंपोनेंट होना जरूरी है, यानी डेवलपमेंट किट होना जरूरी है। वही हम आपको बता रहे हैं कि जावा में JVM होता है और डॉटनेट में डॉटनेट फ्रेमवर्क होता है। क्लियर? ध्यान से समझ में आया आपको? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कॉम, यानी कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसको देख लेते हैं। डॉटनेट मतलब कॉम कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो हमारे पास आया था 1993 में, राइट। उसके बाद डीकॉम आए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट मॉडल, और फाइनली हमारे पास बना डॉटनेट। तो मैं वही बता रहा हूँ, पहले जब ASP स्टार्टिंग में आया तो स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट में आया। यहाँ हम जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नहीं ले पा रहे थे, या इससे ज्यादा लैंग्वेजेस के लिए नहीं हम कर पा रहे थे, तो इनहेंस करके फिर 99 में हमारे पास ASP कंबाइन होके आया किसके साथ? डॉटनेट के साथ। तो कॉम क्या है? इट इज एन प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन डेवलपिंग स्मॉल कोड और EXE या ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंटीग्रेटेड था। मतलब एक कॉम ऐसा, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमको दिया जहां पर हम एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को आपस में क्या कर सकते थे? डेवलप करके इंटीग्रेट कर सकते थे। जब आप सी की फाइल बनाते हो, C++ के एडिटर में काम करते हो, तो आपका प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो, लेकिन दो EXE को क्या आप एक साथ मर्ज कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने कॉम लाया, और कॉम आर्किटेक्चर मैंने ये फैसिलिटेट किया कि हम एक से ज्यादा EXEs को आपस में इंटीग्रेट कर पाए, राइट। ये हमारे पास कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आए। पहले मतलब अपने को एक ही में बनाना पड़ता था, क्या था? हाँ, तो पहले जो होता है जैसे सी में, आज भी हमारे पास डॉस में जो हम सी करते हैं, C++ करते हैं, पुराने एडिटर में, तो आप एक ही फाइल में लगातार इंस्ट्रक्शन को लिखते जाते हैं, कभी भी दो एक ही फाइल को आपस में कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां माइक्रोसॉफ्ट ने कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल लाया। उस मॉडल के तहत हमारे पास एक ऐसा प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर था जहां पर हम प्रोग्राम डेवलप भी करते थे और एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को आपस में मर्ज भी कर पा रहे थे। ये सब क्लियर हो गया? अब उसी के बेस पे हमारे पास आया डॉटनेट फ्रेमवर्क। क्या है हमारे पास?
.NET फ्रेमवर्क। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो मॉडल है हमारे पास, आर्किटेक्चरल मॉडल है। सबसे पहले इसमें हमारे पास टॉप लेवल पर होती हैं लैंग्वेजेस। मैंने कुछ कॉमन लैंग्वेजेस रखी हैं, जैसे विजुअल बेसिक, जैसे आपने VB.NET सुना हो, मतलब विजुअल बेसिक के साथ जब हम .NET को रखते हैं तो VB.NET हो जाता है। C++, C#, J#, ठीक है, JScript, J#, ये हो गया। अच्छा, ये तो हमारी लैंग्वेजेस हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमको पता है कि C हो, C++ हो, विजुअल बेसिक हो, इनको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड आता है। फिर इसमें हमारे पास जो बीच में होता है वो होता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा मीडिएटर है, आप गुजराती में बोल रहे हैं, पंजाबी में बोल रहे हैं, सिंधी में बोल रहे हैं, कन्नड़ में बोल रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं, लेकिन हमने बोला, मान लीजिए आप कैसे हैं, हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला, गुजराती, मराठी, मीनिंग तो एक ही है, लेकिन हमने बीच में क्या किया, कॉमन स्पेसिफिकेशन बना लिया लैंग्वेज का। जब भी आप इस तरह से बोलेंगे, मतलब आपको क्या समझना है, आप कैसे हैं। दैट इज कॉल्ड कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। हमें पता है ये क्या है। अब इसको आप गुजराती में बोलो, मराठी में बोलो, पंजाबी में बोलो, लेकिन इसके पैरामीटर और वैल्यूज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रखा कि हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो किसी भी फॉर्मेट में आए, हमको उसको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है उसमें कन्वर्ट करके आगे क्या कर देना, सर्व कर देना। ये काम करता है CLS, यानी कि कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। इज इट क्लियर? ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास है ASP.NET, और जब एप्लीकेशन का इंटरफेस डिजाइन होती है उसके लिए दो चीजें आती हैं हमारे पास, ASP.NET और विंडोज फॉर्म। हम अभी पढ़ने वाले हैं क्या, ASP.NET वेब फॉर्म, राइट। फिर हमारे पास आता है ADO.NET, यानी कि जो हमने पेजेस बनाए हैं, वेब पेज जो डेवलप किए हैं, उनकी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के जो फैसिलिटीज हमारे पास हैं, वो हमारे पास एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट ADO.NET के, राइट। फिर हमारे पास आती है बेस क्लास लाइब्रेरी। फिर आता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये वो कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बातचीत करता है, यानी यू कैन से अ मैनेजर who is responsible to execute your application in a particular OS। मतलब ये वो बंदा है जो आपकी एप्लीकेशन को क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या चाहिए, वो इन दोनों में आपस में क्या करता है, वो तालमेल बिठा के आपकी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट, जैसे के लिए आपके एप्लीकेशन को OS के साथ कम्युनिकेट कर, राइट। कम्युनिकेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और फिर आपके पास क्या आता है, OS। ठीक है, क्लियर। .NET आर्किटेक्चर में दो चीजें होती है, एक तो हमारे पास CLR होता है, दूसरा होता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, या इसको हम बेस क्लास लाइब्रेरी भी कहते हैं, राइट। तो जो CLR है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम ओवर टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपकी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो कौन अवेल कराता है, CLR, यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और वो रिसोर्सेज कहाँ से पिकअप होंगे, वो कहाँ मिलते हैं हमको, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, या जिसको हम कहते हैं क्या, बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए वही चीज है, common language runtime and an extensive set of framework and base class library. The CLR define a common programming model and standard type system for cross-platform and multi-language development. अब यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब है कि हो सकता है आपकी एप्लीकेशन जो है वो अभी विंडोज में चल रही है, हो सकता है आपको लिनक्स में भी, और मल्टी लैंग्वेज मतलब एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में आपने
डेवलप किया। हो सकता है कि आपने एप्लीकेशन में कुछ पोर्शन विजुअल बेसिक में कोड किया और कुछ C# में कोड किया है, तो यहाँ वहां पर हमारे पास एक कॉमन टाइप सिस्टम जो है वो अवेल होता है। CLR की जो वर्किंग होती है ये आपकी .NET एप्लीकेशन, जैसे मैं अभी बताते आ रहा हूँ। फिर हमारे पास बीच में कौन होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और OS। मतलब ये CMS यदि नहीं होगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे क्या रिक्वायर्ड है, वो कौन अवेल कराता है, CLR, राइट। देखिए अब इस CLR के अंदर जो होता है वो ये कैसे करता है, राइट। जब आप कोड लिखते हैं MISL यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, बेसिकली दैट फीचर रिलेटेड टू मल्टी लैंग्वेज न्यूट्रलिटी। मतलब जावा एक ही लैंग्वेज सपोर्ट करता है, PHP एक ही लैंग्वेज सपोर्ट करता है, और बाकी सारी लैंग्वेज जितने भी IDE है वो एक ही लैंग्वेज सपोर्ट करती है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट .NET में हम मल्टी लैंग्वेज कोड लिख सकते हैं। वो कैसे करता है, इसमें एक अपना खुद का इंटरमीडिएट लैंग्वेज, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि पैन को आप अलग अलग भाषा में बोलते हैं, लेकिन पैन का तो स्टैंडर्ड एक हमने बना रखा है कि गुजराती में बोल रहा है, मराठी में बोल रहा है, पंजाबी में बोल रहा है, सिंधी में बोल रहा है, कन्नड़ में बोल रहा है, लेकिन इसका पैरामीटर पैन एक ही है, मतलब मीनिंग एक ही है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि हर लैंग्वेज को रीड करते हुए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अपना खुद का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाया हुआ है। तो वो पहले जिस लैंग्वेज में कोड लिखा है उस लैंग्वेज से इसमें कन्वर्ट करता है MISL कोड में, राइट। ये देखिए कोड इन एनी .NET लैंग्वेज, लैंग्वेज कंपाइलर कॉल होता है, जैसे आपने C# में कॉल किया तो C# का कंपाइलर कॉल हो जाएगा। विजुअल बेसिक में कोड लिखा है तो विजुअल बेसिक का कंपाइलर कॉल हो जाएगा, और उस कंपाइलर से कोड एग्जीक्यूट होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, MISL में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट, इसको IL भी बोलते हैं कई जगह, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, राइट। और फिर MISL कोड जब बन जाएगा तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, तब किसका रोल आएगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम किसको कॉल करेगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर को। और ये कंपाइलर इस कोड को किसमें बना देगा, नेटिव कोड में, यानी एग्जीक्यूटेबल कोड। मतलब .NET में बनी हुई एप्लीकेशन कभी भी डायरेक्टली कोड एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट नहीं होता। वो पहले किसमें कन्वर्ट होता है, IL में, MISL में कन्वर्ट होता है, फिर वहां से फिर किसमें जाता है, नेटिव कोड। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट .NET में मल्टी लैंग्वेज फीचर होता है। इज इट क्लियर, ओके। MSIL मतलब बाकी सारी लैंग्वेजेस का एक सिंपल कोड बना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ, उसमें ही कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद किसको सर्व होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये देखिए ये प्रोसेस मॉडल है, हमने सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड किसमें कन्वर्ट हुआ, फिर हमारे पास MISL कोड में एग्जीक्यूटेबल कोड, और फिर किसको सर्व कर दिया गया, CPU को। फिर हमारे पास आउटपुट जनरेट हो। क्लियर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या करता है, व्हेन आवर IL कोड कंपाइल नीड टू बी एग्जीक्यूट, मतलब जैसे ही हमने एप्लीकेशन को रन किया तो हमारा लैंग्वेज कंपाइलर कॉल हुआ, लैंग्वेज कंपाइलर ने कोड को कन्वर्ट किस में कर दिया, MISL में, और फिर उसके बाद कौन कॉल होता है हमारे पास, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है जावा में भी होता है, ठीक है, JVM बनता है ना, JVM भी क्या करता है, पहले कोड को क्या करता है, एक मीडिएटर लैंग्वेज में बनाता है, और उसके बाद फिर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाता है। वहां भी जस्ट इन टाइम कंपाइलर काम करता है और यहाँ भी काम करता है। तो यहाँ पर जो है, जो MISL कोड है उस कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जिसको जिटर भी है। इज इट क्लियर। बेस क्लास लाइब्रेरी, बेस क्लास लाइब्रेरी जस्ट लाइक C में आपने पढ़ा था कि एक ऐसी फाइल, हेडर फाइल, जहां पर सारी फंक्शन और क्लासेस बनी होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, कॉल करते रहते हैं, राइट।
वैसे ही डॉटनेट में जितनी भी सिस्टम से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और डेटा स्ट्रक्चर, इनपुट आउटपुट सर्विसेज, सबको कहाँ पर अवेल होती हैं उससे रिलेटेड क्लासेस? एचसीएल या जिसको बीसीएल कहते हैं, राइट। ये होता है बेस क्लास लाइब्रेरी का आर्किटेक्चर। सबसे पहले सिस्टम डॉट, अब देखिए आप जब भी सिस्टम को यूज कर रहे हो तो यहाँ पर नेम स्पेस क्या होता है? सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। उसके अंदर वेब से रिलेटेड सर्विसेज, विंडोज से रिलेटेड, ड्राइंग, एक्सएमएल, डेटा, सिस्टम, ये सिस्टम से रिलेटेड है। इसके अंदर है सिस्टम के, ये सारी क्या है? लाइब्रेरीज हैं। और इनके अंदर क्लास, और क्लास के अंदर क्या है? ये मेथड्स है। इज इट क्लियर? ये और डिटेल में है, जहाँ पे कि हमारे पास कंपोनेंट मॉडल होता है, बेस क्लास लाइब्रेरी क्या क्या सपोर्ट करता है, ठीक है, कोड को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। हम इसके पहले भी आपको बताए थे कि CLS होता है, यानी कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। बेसिकली ये रिलेटेड होता है डेटा कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल हम सी में लिखते हैं इनपुट, लिखते हैं, लेकिन विजुअल बेसिक में पूरा इंटीजर लिखते हैं, लेकिन मतलब तो सेम है ना। भी वो 2 बाइट ले रहा है तो यहाँ भी 2 बाइट ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कॉमन स्पेसिफिकेशन बनाया गया। जैसे C# है, VB.NET, J#, इनके अपने कंपाइलर हैं, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मान लीजिए आप कोई लैंग्वेज में आप शॉर्ट में int 32 लिख दे रहे हैं, किसी में पूरा इंटीजर लिख रहे हैं, तो मतलब तो क्या है? एक ही है ना, इंटीजर नंबर को कन्वर्ट हो रहा है, हैंडलिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है? CLS होता है। इस तरह से हर लैंग्वेज का अपना अपना कंपाइलर का कोड आया, और फिर कोड आके कन्वर्ट किस में हो गया? कॉमन लैंग्वेज में, जैसे MIS हो गया, और फिर वो किस नेटिव में कन्वर्ट हो। ये होता है CTS, यानी कॉमन टाइप सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया। डॉटनेट ऑल्सो डिफाइन अ कॉमन टाइप सिस्टम, मतलब एक डेटा टाइप से 2 डेटा टाइप, यानी जब एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से कम्युनिकेट करेगी तो वहां पर स्टैंडर्ड डेटा टाइप डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि CTS डिफाइन int 32 मीन्स इंटीग्रल डेटा टाइप, यानी हमारा 32 बिट होगा और 4 बाइट लेगा। आइदर या तो आप इंटीजर लिखो पूरा, या क्या लिखो? int 32 लिखो, या int लिखो। मतलब क्या है कि इंटीजर डेटा टाइप जो कि 4 बाइट डेटा ऑक्यूपाइड। तो जो क्लियर, ये हमारा कॉमन सिस्टम है, टाइप सिस्टम। ये देखो, ये लाइब्रेरी है, ये MISL नेम है, मतलब असेंबलर नेम है। बूलियन को हम सिस्टम डॉट बूल के अंदर वैल्यू टाइप होता है ट्रू फॉल्स, केआर, फ्लोटिंग नंबर, इन 32, 16, 64 बिट, इस तरह से मैपिंग होती है। ये देखिए CTS नेम क्या है? अब S बाइट है तो सिस्टम डॉट S बाइट 8 बिट, ये इसके रेंज है। मतलब इसने खुद का एक लैंग्वेज बना के रखा, उस लैंग्वेज के अंदर अपना क्या बना के रखा है? डेटा टाइप सिस्टम भी बना के रखा है, राइट। अब हमारे पास होता है गार्बेज कलेक्टर, GC। प्रीलॉग मैलॉग पढ़ा है उसी में ना, मेमोरी एलोकेशन और गार्बेज की प्लेन के लिए। चलो एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, सीखो, है ना, जरूरी है, ठीक है। अब GC क्या होता है? लो क्वालिटी थ्रेड होते हैं, जहां पर हमको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे वेरिएबल और डायनेमिक मेमोरी जो ऑक्यूपाइड करने होते हैं उनको हमको रिलीज करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि गार्बेज कलेक्शन फेज आता है, हम इसको मार्किंग करते हैं, कौन से वेरिएबल या उसमें हमने कुछ डिफाइन करके रखा हुआ वो यूज में है या नहीं है। फिर उसके बाद हम उसको रिलोकेट करके वापस करके मेमोरी को फिर से रिक्लेम करें, ठीक है। इन शॉर्ट ये समझिए कि हमने बहुत सारे वेरिएबल बना दिए हैं, लेकिन डॉटनेट हमारे लिए आइडेंटिफाई करता है कौन सा वेरिएबल आपने बनाया था वो यूज में हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उसको मार्किंग करता है, उसकी मेमोरी वापस से करता है, रिलीज करता है। ओके, सी कर लेता है जी। ये होता है गार्बेज कलेक्टर। ये कैसे करता है? ये पूरा मैकेनिज्म एक एक ऑब्जेक्ट को क्लीन अप करने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास क्या था? डॉटनेट फ्रेमवर्क। एक क्विक रिव्यू आप देख लीजिए। डॉटनेट
क्या है हमारे पास, एक प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर है, राइट। लैंग्वेज नहीं है, हाँ। मल्टी लैंग्वेजेस को हम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का कारण क्या, हमारे पास कॉम ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। कॉम मतलब प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर, जहां पर हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को डेवलप भी कर सकते हैं और आपस में कंबाइन इंटीग्रेट। डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर में सबसे टॉप पर हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, मल्टी लैंग्वेजेस। फिर उनका कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, वेब फॉर्म डेवलप कर सकते हैं, विंडोज फॉर्म। फिर एडियो डॉट नेट बेस क्लास लाइब्रेरी, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और ओएस। ये फ्रेमवर्क में हमारे जो अभी तक आए। डॉट नेट आर्किटेक्चर में दो चीजें होती हैं मेन, बेस क्लास लाइब्रेरी और कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और बेस क्लास लाइब्रेरी से हम क्या करते हैं, सिस्टम जो भी हमको रिक्वायर्ड होता है वो हम वहां से क्लास के फॉर्म में एक्सेस करते हैं, राइट। फ्रेमवर्क लेते हैं मतलब, फ्रेमवर्क नहीं लेते हैं, रिसोर्सेस लेते हैं जिस चीज की हमें जरूरत होती है, राइट। ये हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या करता है, एज अ मीडिएटर वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉट नेट एप्लीकेशन के बीच में। कोड का इसमें एमआईएसएल कोड बनता है, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, एमआईएसएल कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है, इन शॉर्ट, ठीक है। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है हमारी। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, कॉमन टाइप सिस्टम, एक लैंग्वेज जब दूसरे लैंग्वेज से बात करती है। गार्बेज कलेक्टर। तो यहाँ हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क कंप्लीट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करने जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही बताया कि 3 लेयर होती हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर और डेटा। इज इट क्लियर? कोई डाउट?